हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर पॉइंट ईडीयू। मेरा नाम है राजीव और आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अशुद्ध वाक्यों का शोधन पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना सीखेंगे कि हमारे पास एग्जाम में बहुत सारे अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। इस तरह का एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन वाक्यों का हमें शोधित करके सही तरह से लिखना पड़ेगा। चलिए, तो कुछ और बातें मैं बता देता हूँ कि ये इस वाक्य शोधन कुल 11 प्रकार का होता है। टोटल 11 प्रकार का होता है वाक्य शोधन। इसमें से हम 5 प्रकार तो इस वीडियो में पढ़ेंगे और आने वाले 6 प्रकार हम नई वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट वन में हम 5 अशुद्धियां पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम 6 और अशुद्धियां पढ़ेंगे। तो टोटल इस तरह से हम 11 प्रकार के वाक्य शोधन की अशुद्धियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं वाक्य शोधन के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य शोधन बेसिकली होता है 11 प्रकार का, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम 5 प्रकार की बात करेंगे। तो उसमें से पहला है कर्म दोष की बात करेंगे, दूसरा हम पुनरुक्ति दोष की बात करेंगे, तीसरा हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे, चौथा हम देखेंगे कि लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या है और पांचवा हम देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियां क्या है। तो क्रम दोष में क्या होगा? क्रम दोष में हम देखेंगे कि सेंटेंस सही से अरेंज है कि नहीं, कि सेंटेंस कहीं जंबल तो नहीं है, कुछ शब्द आगे पीछे तो नहीं हुए। उस तरह की अशुद्धियां क्रम दोष में आएगी। पुनरुक्ति दोष में हमारे पास आएगा कि जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, दो बार रिपीट कर जाए, एक ही शब्द को दो बार लिखा जाए तो उसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि में क्या होगा? संज्ञा की अशुद्धि होगी, लिंग वाले में लिंग की अशुद्धि होगी और उसी प्रकार से वचन में वचन संबंधी अशुद्धियां होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और शुरुआत करते हैं क्रम संबंधी अशुद्धियां किसे कहते हैं और क्या होती है। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है क्रम संबंधी अशुद्धियां। क्रम संबंधी अशुद्धियां क्या होता है? व्याकरण के प्रत्येक का शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार सही क्रम में नहीं होना ही क्रम दोष कहलाता है। वाक्य में प्रत्येक शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार सही क्रम में नहीं होना ही क्रम दोष कहलाता है। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जैसे आप पहला उदाहरण देंगे, वह में देखिए, वह पागल आदमी हो गया है। वह पागल आदमी हो गया है, तो वह आदमी पागल कैसे होगा? वह आदमी पागल हो गया है, इस तरह से हम उसे लिखेंगे। हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे वह आदमी पागल हो गया है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हमारा सेब है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेहमान को सेब, मेहमान को काटकर सेब खिलाओ। मेहमान को काटकर सेब खिलाओ का अर्थ क्या निकल रहा है कि हम मेहमान को काटने की बात कर रहे हैं, ना कि सेब को काटने की, बल्कि हमें काटना सेब को है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, मेहमान को सेब काट कर खिलाओ। हमें सेब को काटना है, ना कि मेहमान को। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या अशुद्धि है? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि एक फूलों की माला लाओ। तो एक फूल की माला बनानी पॉसिबल नहीं है। एक फूल की माला कैसे बनेगी? हाँ, ये हो सकता है कि फूलों से एक माला को बना दिया जाए, तो वही इसमें इसका शुद्ध रूप होगा कि फूलों की एक माला लाओ। मतलब फूलों की एक माला लाओ कि बहुत सारे फूल है, उससे हमने एक माला बना दी है। चलिए एक बार फिर से इसे समझते हैं, यहाँ क्या कहना चाह रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है, वह पागल आदमी हो गया है। वह पागल आदमी हो गया, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। बल्कि ये क्या होना चाहिए? वह आदमी पागल हो गया। आदमी की विशेषता क्या है? कि वह पागल हो गया है। ठीक है, तो ये क्रम संबंधी दोष है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, मेहमान को काटकर सेब खिलाओ। तो मेहमान को नहीं काटना है, बल्कि हमको सेब को काटना है। तो हम लिखेंगे, मेहमान को सेब काटकर खिलाओ। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, एक फूलों की माला लाओ। एक फूलों की माला बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि फूलों से हम एक माला बना दें, तो वही हम लिखेंगे, फूलों की एक माला लाओ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्रम संबंधी अशुद्धियां समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया या किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सुझाव दे सकते हैं और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं।
आगे देखते हैं पुनरुक्ति दोष संबंधी अशुद्धियां। तो देखते हैं पुनरुक्ति दोष क्या होता है। एक ही वाक्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग पुनरुक्ति दोष कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने एक ही काम के लिए दो शब्दों का प्रयोग कर लिया, दो शब्द ऐसे यूज कर लिए जो एक ही काम कर रहे हैं। तो ये हिंदी व्याकरण में गलत माना जाता है। हमें एक शब्द एक काम के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना है। अननेसेसरी हमें शब्दों को बड़ा नहीं बनाना, इससे वाक्यों को बड़ा नहीं बनाना है, जिससे क्या होता है वाक्य अशुद्ध बन जाता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण हमारे पास है। तो पहला उदाहरण है, राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। तो हमें देखना पड़ेगा प्रिय और स्नेही शब्द का मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है प्यारी। तो राधा मेरी परम प्रिय है, तो या तो हम लिख सकते हैं राधा मेरी परम प्रिय है, या फिर हम प्रिय को छोड़ के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं राधा मेरी परम स्नेही है। इन दोनों में से प्रिय और स्नेही में से हमें एक शब्द लेना पड़ेगा, ना कि दोनों। दोनों लेने से हमारा सेंटेंस बड़ा बनेगा, सेंटेंस अशुद्ध बन जाएगा। हिंदी व्याकरण कहता है कि एक काम के लिए हमें एक ही शब्द लेना है। तो राधा मेरी परम प्रिय है, इस तरह। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, आइए पधारिए आपका स्वागत है। आइए पधारिए आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आइए और पधारिए दोनों का शब्द का मीनिंग सेम है, आइए और पधारिए। तो या तो हम लिख सकते हैं आइए आपका स्वागत है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं पधारिए आपका स्वागत है। आइए और पधारिए में से हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि हम दोनों शब्द का। यदि आप दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। हमें एक शब्द का ही प्रयोग करना है। या तो हम लिख सकते हैं आइए आपका स्वागत है, या फिर हम लिख सकते हैं पधारिए आपका स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला सेंटेंस भी बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा हुआ वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गुनगुने और गर्म दोनों का मतलब सेम ही होता है। गुनगुने का मतलब ही गर्म होता है और गर्म का मतलब ही गुनगुने होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वह गुनगुने पानी से स्नान करता है, या फिर क्या लिख सकते हैं कि वह गर्म पानी से स्नान करता है। तो हमें गुनगुने या फिर गर्म दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पुनरुक्ति दोष समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउटों को सॉल्व किया जाए। चलिए आगे हमारे पास है तीसरे प्रकार की अशुद्धि, जिसे हम कहते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या होती है, पहले इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसमें लिखा हुआ है कि वाक्य में उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग न करने से ही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता और भाषा भी दोषपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग करना था उस संज्ञा शब्द का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी जगह दूसरा संज्ञा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा जो भी चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, संसार में जो भी चीजें अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सभी संज्ञा का पार्ट मानी जाएगी, वो सभी संज्ञा है। प्लस आपके मन में जो भावनाएं हैं, भावनाएं प्लस जो भी चीज आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, सभी संज्ञा का पार्ट है, सभी संज्ञा कहलाती है। ठीक है। तो हम देखते हैं संज्ञा में किस तरह की अशुद्धियां आती है। आने वाले समय में मैं संज्ञा पे एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम और भी डिस्कस में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि संज्ञा के बारे में क्या होता है। उदाहरण देखते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। तो हथकड़ी इसको बोलते हैं, हथकड़ी बोलते हैं जो हाथ में लगाई जाती है। आपने देखा होगा जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है तो उसके हाथ में हैंडकफ पहनाती है, उसे हम लोग हथकड़ियां कहते हैं। हथकड़ियों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये हाथ प्लस कड़ियों से मिलकर बना है, मतलब हाथ की कड़ियां, इसका पैरों से कोई लेना देना नहीं है। पाँव में जो पहनाई जाती है उसे हम बेड़ियां बोलते हैं। तो हमारा यही अशुद्धि है यहाँ। डाकू के पैरों में बेड़ियां हैं, ना कि हथकड़ियां। हथकड़ियां हाथों में होगी। अगर इस सेंटेंस को शुद्ध बनाना, अगर शुद्ध बना के लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डाकू के पैरों में बेड़ियां हैं, ना कि हथकड़ियां। हथकड़ियां हाथ में पहनाई जाती है और बेड़ियां पैरों में पहनाई
जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। तो यह एक ऐतिहासिक नहीं, यह एक ऐतिहासिक घटना है। यहाँ ऐतिहासिक शब्द को गलत रूप में प्रयोग किया गया है। ये ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक है। तीसरा हमारे पास जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है, मैं शुद्ध भाषा लिखने का व्यायाम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज, जो हम लोग योगा करते हैं, जो हम जिम में करते हैं, उसे व्यायाम कहा जाता है। जब हम शुद्ध भाषा लिख रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए जो शब्द होगा, उसे हम लिखेंगे अभ्यास। अभ्यास शब्द का हमें यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो जो पहला वाला जो व्यायाम है, उसका मतलब एक्सरसाइज जो हम जिम वगैरह में करते हैं, मॉर्निंग में जो योगा वगैरह करते हैं, उसे व्यायाम कहा जाता है। बल्कि जब हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखेंगे, तो उन सारी चीज़ों को हम अभ्यास की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पे हमें व्यायाम की जगह अभ्यास का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है समझ में, या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की। चलिए, आगे हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान से देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि वाक्य में उचित लिंग के प्रयोग न करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, कि आपने सही लिंग का प्रयोग नहीं किया। यानी मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपका सेंटेंस तो, आपका वाक्य तो पुल्लिंग है, पर आपने जो लिंग यूज़ किया है, वो स्त्रीलिंग का कर लिया, या आपका वाक्य स्त्रीलिंग है, आपने दूसरा लिंग पुल्लिंग का यूज़ कर लिया। तो इस समय आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। पूरा सेंटेंस हमें एक ही लिंग में लिखना रहेगा। अगर अ, वाक्य पुल्लिंग का है तो हमें पुल्लिंग के अनुसार लिखना पड़ेगा, वाक्य स्त्रीलिंग है तो हमें स्त्रीलिंग के अनुसार लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो इसमें हमारे पास पहला उदाहरण है, हमारे माताजी बाजार गए हैं। हमारे माताजी बाजार गए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे माताजी नहीं होगा। माताजी स्त्रीलिंग शब्द है, माताजी औरत है, माताजी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हमें लिखना पड़ेगा हमारी माताजी। हमारी माताजी बाजार गई है। और हैं के ऊपर आपको स्पेशली डॉट देना है। इस डॉट का मतलब है कि हम माताजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो अपने से बड़े होते हैं, वहाँ पे हमें रिस्पेक्ट देना रहता है, वहाँ पे हम डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और हमारी माताजी बाज़ार गए हैं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि माताजी फीमेल है। हाँ, माताजी के अगर पिताजी होता, हमारे पिताजी बाज़ार गए हैं, तो ये वाक्य पूरी तरह से सही हो जाता। बट यहाँ पे दिया हुआ है हमारी माताजी, तो माताजी स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए माताजी बाज़ार गए नहीं, माताजी बाज़ार गई है का प्रयोग होगा। ध्यान रखना है, गए, गई में बदल जाएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, राजू ने मुझे मथुरा दिखाई। तो देखिए, राजू एक पुल्लिंग शब्द है, और जो इसके साथ जो क्रिया आ रही है, वो आ रही है दिखाई। तो राजू ने मुझे मथुरा दिखाई नहीं, राजू ने मुझे मथुरा दिखाया शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि राजू पुल्लिंग। चलिए तीसरा हम सेंटेंस देखते हैं। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, रानी मधुर स्वर में बोला। तो रानी मधुर स्वर में बोला नहीं होगा, रानी मधुर स्वर में बोली होगा, क्योंकि रानी किसी स्त्री का नाम हो सकता है, या किसी लड़की का नाम हो सकता है, जो कि स्त्रीलिंग में बिलोंग करेगी। तो रानी मधुर स्वर में बोला नहीं, रानी मधुर स्वर में बोली होगा। तो ये आपको याद रखना। आशा करता हूँ आपको लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ध्यान से समझ में आ गई होगी। हम आगे देखते हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है। चलिए ध्यान से देखते हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है। तो वाक्य में उचित वचन का प्रयोग न करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वचन भी लिंग की तरह 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि वाक्य एक वचन का है और आपने सेंटेंस में बहुवचन प्रयोग कर लिया, तो वाक्य गलत हो जाएगा। उसी तरह से जब वाक्य बहुवचन का है और आपने एक वचन का एक कहीं प्रयोग कर लिया, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, थ्रू आउट द सेंटेंस हमें एक ही वचन का प्रयोग करना है, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। देखते हैं ध्यान से। उन्हें 2 रन मिल गया। उन्हें 2 रन मिल गया। तो 2 रन एक से ज़्यादा है, और उन्हें
तो इसके अनुसार हमें इस सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, बहुवचन में बदलना पड़ेगा। उन्हें 2 रन मिल गए, ना कि उन्हें 2 रन मिल गया। अगर इस सेंटेंस को हम सही रूप में लिखना चाह रहे थे तो हमें इसे कैसे देना चाहिए? उन्हें 1 रन मिल गया। अगर 1 रन होता तो फिर ये सेंटेंस ठीक था, उन्हें 1 रन मिल गया। बट जैसे ही 2 रन आ गए तो हम क्या लिखेंगे? उन्हें 2 रन मिल गए। फिर आगे देखते हैं, इसमें पैसा खर्च होता है। इसमें पैसा खर्च होता है, सॉरी, इसमें पैसे खर्च होता है। तो जैसे पैसा को आप देख रहे हैं तो पैसा बहुवचन का शब्द है, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें पैसे खर्च होते हैं। ठीक है? पैसे के अनुसार हमने यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया। फिर तीसरा सेंटेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, वहाँ अनेकों स्त्री-पुरुष आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये अनेक शब्द है, जो ये अनेक शब्द है, ये अपने आप में बहुवचन का प्रयोग करता है। इसको अनेकों लगाकर हमें इसे एक्स्ट्रा बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अनेक शब्द जो है ये अपने आप में बहुवचन का काम करता है। अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो हम इसे ध्यान से देखेंगे, वहाँ अनेकों स्त्री-पुरुष आए थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमें क्योंकि हमें पता है जो अनेक शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे? वहाँ अनेक स्त्री-पुरुष आए थे, ना कि अनेकों स्त्री-पुरुष आए थे। हमें अनेक से अनेकों नहीं बनाना है, अनेक अपने आप में एक बहुवचन का शब्द है। आशा करता हूँ आपको ये पाँचों तरह की अशुद्धियाँ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, किस तरह से आपको इन्हें शुद्ध करना है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 2 भी लाएँगे जिसमें हम और 6 अलग-अलग प्रकार की अशुद्धियों को बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। धन्यवाद।